people say I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी। 3 जनवरी 2014 दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। करीब 1 घंटे तक उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उनसे 2G पर सवाल पूछा गया, कोयला आवंटन पर सवाल पूछा गया, सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी सवाल पूछे गए और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा उद्धृत किए जाने वाले बयानों में से शामिल है। उन्होंने कहा, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्प्रेरी मीडिया, यानी इतिहास मेरे साथ आज की मीडिया से ज़्यादा न्याय करेगा। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस बयान की चर्चा 1 दशक से भी ज़्यादा समय बाद फिर एक बार होगी। लेकिन अब कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार फिर चर्चाओं में हैं। तो सवाल है कि क्या सचमुच इतिहास उनके प्रति नरमी दिखा रहा है या फिर ये केवल एक कानूनी मामले का अंत भर है। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला था क्या। साल 2012 देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की एक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट में कहा गया कि तत्कालीन सरकार ने कोल ब्लॉक्स के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रखी और इससे सरकारी खजाने को भारी संभावित नुकसान हुआ। यहीं से कोलगेट शब्द भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तब विपक्ष में बैठी भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने तत्कालीन UPA सरकार को घेर लिया। संसद कई दिनों तक नहीं चल पाई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विपक्ष के सीधे निशाने पर आ गए क्योंकि एक अवधि तक कोयला मंत्रालय भी उनके पास ही था। इसके बाद जांच शुरू हुई। CBI ने कई मामलों में FIR दर्ज कर ली। अलग अलग कंपनियों, अधिकारियों और उनके से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ मामलों में आरोप तय हुए, कुछ में सजाएं भी हुई। लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी इस मामले में कोई आपराधिक भूमिका थी। साल 2015 में एक विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह को एक मामले में समन जारी किया, पर उस समय ये एक बड़ी राजनीतिक खबर तो बनी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई पर ही रोक लगा दी। CBI ने आगे जांच की और अंततः अदालत से कहा कि मनमोहन सिंह के खिलाफ अभियोजन चलाने लायक पर्याप्त आपराधिक साक्ष्य मौजूद ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने CBI की वही क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, यानी इस मामले में उनके खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े सभी मामले एक जैसे ही थे या सभी मामलों में एक जैसा ही परिणाम निकला। कोलगेट कोई एक मुकदमा नहीं था, ये अलग अलग आवंटनों से जुड़े कई मामलों का एक समूह था। हर मामले के तथ्य अलग थे, हर मामले के सबूत अलग थे और अदालतों के फैसले भी अलग अलग रहे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल पर कई बड़े आरोप लगे। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन में घोटाला, इन मामलों में UPA सरकार की राजनीतिक छवि को गहरा नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन समय के साथ कई मामलों में अदालतों ने अलग अलग निष्कर्ष दिए और अब जिस तरीके से CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है, उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एक तरीके से बेदाग निकल कर आते हैं। 2G स्पेक्ट्रम मामले में भी विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। कॉमनवेल्थ से जुड़े कुछ मामलों में भी जांच एजेंसियों और अदालतों ने अलग अलग निष्कर्ष दर्ज किए, यानी राजनीतिक आरोप और अदालत में साबित होने वाला अपराध दो अलग अलग बातें होती हैं। आज जब मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल गई है तो समझना होगा कि किसी राजनीतिक आरोप को अदालत का फैसला नहीं माना जा सकता है।
यही नहीं, किसी अदालत के फैसले से राजनीतिक बहस भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है। अब एक और सवाल, क्या अब भी मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर किसी तरीके का सवाल उठाया जा सकता है? क्या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उन बयानों पर फिर एक बार विचार करेंगे जो उन्होंने 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे? यही नहीं, संसद में मनमोहन सिंह को लेकर जिस तरीके के बयान बीजेपी के नेता देते रहे, क्या वो अब भी कहीं टिकते हैं? क्या हमें यह समझना होगा कि कानूनी निष्कर्ष और राजनीतिक मूल्यांकन दोनों अलग अलग बातें होती हैं? फिर लौटिए और याद कीजिए कि 2014 की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि इतिहास उनके प्रति ज़्यादा उदार होगा। क्या वाकई में मनमोहन सिंह की कही बात सही साबित हो रही है? अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। People say I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament.